सो हेलो एवरीवन। बेटा आज की क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, जो प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं जैसे फुटबॉल प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, वो या तो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, या जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था उसको रोक पा रहे हैं। और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया है? ये सब फोर्स के कारण पॉसिबल हो पाया है। जैसे एग्जांपल में गिवन है, गोलकीपर सेविंग अ गोल, हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल और अ फील्डर स्टॉपिंग ए बॉल। ये सभी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं, होता क्या है। फोर्स इज ए पुश और पुल। पुश का मतलब है धक्का लगाना, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को अपने से दूर लेके जाना। पुल का मतलब है उसको खींचना, अपनी तरफ लाना। जैसे ड्रॉर को जब आप ओपन करते हैं तो अपनी तरफ लेके आते हो तो पुल है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट अपनी तरफ आएगा। तो फोर्स कैन बी डिफाइन एज इट इज़ अ पुश और पुल that changes the state of motion, that changes the shape of the object, that may change the direction of the object. Okay, so there are various factors that can be changed by pushing and pulling, and that is called as the force only. अब फोर्स का सिंबल क्या होता है? फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। एक मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी SI यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट इसकी होती है न्यूटन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल N। ओके, इसके बाद आपसे कई सारे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी में पुशिंग हो रही है या पुल किया जा रहा है या ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लाइक ओपनिंग या शटिंग ए डोर। या तो हम उसको पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, लिफ्ट तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बन के आते हैं। इसके बाद बात करें फोर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन। अब देखो, मान लो ये पर्सन इस पे फोर्स लगाना चाहता है, तो विदाउट टचिंग या बिना छुए इसको तो नहीं कर सकता। तो मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, जो यहाँ पे स्टेशनरी वर्ड है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट इट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं द मैन इज़ पुशिंग। जब वो फोर्स लगा रहा है तो गाड़ी के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ जो गर्ल्स हैं आपस में एक दूसरे से क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुश कर रही हैं। अब वो पुश कर रही हैं तो ये जो लड़की है वो इसकी तरफ पुश करेगी, ये जो है वो इस तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो मैटर। यहाँ पे डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में सेम है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के टुवर्ड्स फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे पुशिंग हो रही है। सेम देखो, सेम यही केस, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स देमसेल्फ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उसको हम पुलिंग बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एक पुल का एग्जांपल है, जैसे इंसान अपनी तरफ उसे खींच रहा है और बुलक अपनी तरफ से खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड क्या करेगा? मैग्नीट्यूड। जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट उसी की तरफ जाएगा। अगर बुलक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा बुलक है, तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इंसान बड़ा है और बुलक छोटा है और उसमें पावर ज़्यादा है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। देखो यहाँ इतने सारे एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करना पड़ेगा? इंटरेक्ट करना पड़ेगा। यानी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब फोर्स अप्लाइड हो सकता है। क्या कंडीशन हो सकती है? जब दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। अब इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में तो लगा नहीं रहे, ये एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी क्या होगी? सेम डायरेक्शन में। लेकिन क्या हो कि अगर ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है दो पर्सन के द्वारा वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो मे बी ये बैलेंस हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर इन दोनों के फोर्स इक्वल है और अपोजिट है तो ये बैलेंस्ड है, कैंसिल आउट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें, ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है, एक वीक फोर्स लगा रहा है, इन दैट सिचुएशन जो भी फोर्स लगा रहे हैं ज़्यादा वो अपने
जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करा देगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अगर वो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है। लेकिन अगर दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंस देखना पड़ेगा। डिफरेंस यानी जो ज़्यादा लगाएगा उसमें से कम माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स आपके पास आ जाएगी। जैसे ये 5 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 3 न्यूटन। अगर दोनों 5 न्यूटन है तो वो केस हो गया इक्विवेलेंट अपोजिट वाला, बैलेंस फोर्स वाला, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या होगी, 0। और नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो ऐसे रेस्ट में ही रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। यहाँ पे वर्ड आता है मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होती है स्ट्रेंथ या वैल्यू। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, तो जो यहाँ पे 5 है ना, ये न्यूमरल वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। जितना ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा इम्पैक्ट। और जो ये साथ में हमने एन लगाया ये तो इसकी यूनिट है। अब देखो इन जनरल हम कह सकते हैं मोर देन वन फोर्स में भी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा फोर्स लग सकती है ऑब्जेक्ट पे, और इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे और वो डिपेंड करेंगे नेट फोर्स के कारण। अगर नेट फोर्स 0 है तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, अगर नेट फोर्स का कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा तो इम्पैक्ट होगा। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड और उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट। अब देखते हैं फोर्स लगा के हम क्या क्या इफ़ेक्ट देख सकते हैं। सबसे पहले चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। सबसे पहले आपके पास एग्जांपल हो सकता है, मान लो आपके पास एक बॉल है आपके हैंड में, और अब अगर आप उसे क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो थ्रो करने से अब वो बॉल क्या आ गई, मोशन में आ गई है। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यानी बॉल ऑलरेडी इन मोशन, अगर वो मोशन में है तो आप उसे रोक भी सकते हैं, तो मेक इन द रेस्ट। अगेन वो क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के आप उसे रोक सकते हैं। कैच कर लो उस बॉल को तो वो रेस्ट में आ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, जो स्टिक है उससे फोर्स लगा रहा है टायर पे, और टायर क्या कर रहा है, मोशन में आ गया, तो वो स्टेशनरी से मोशन में आ गया। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी जितना हम फोर्स लगाते रहेंगे। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दें तो ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। मान लो ऑब्जेक्ट आ रहा था एक डायरेक्शन से, हमने फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन से, जिस वजह से अब क्या होगी, उसकी जो स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बेटा यहाँ से हम कह सकते हैं या तो हम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज करना पॉसिबल है। जैसे क्रिकेट प्लेयर क्या करते हैं, मान लो बैट्समैन एक बॉल आई उसके पास, बैट से क्या किया उसने, फोर्स लगाया, तो उससे क्या होगा, बॉल जिस डायरेक्शन से आ रही थी फोर्स लगा के उसकी क्या है, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के डायरेक्शन भी चेंज करना पॉसिबल है। स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। स्टेट से हमें डायरेक्शन और मोशन का पता चलता है। स्टेट ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है, जो स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो या मोशन में हो तो वो दोनों क्या हैं, स्टेट है मोशन की। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की जा रही है। इसके अलावा भी कई सारे इफ़ेक्ट है, जैसे कि वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रखे हैं, जब डो बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, शेप चेंज की जाती है। या जब एक इंसान एक सॉफ्ट कुशन पे बैठता है तो उसकी शेप चेंज हो सकती है कुशन की। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपने तोड़ दिया, उसकी शेप चेंज आ गई। जैसे यहाँ पे दो बुक लगा के बीच में स्केल लगाया हुआ है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट लगाया तो स्केल जो स्टेट था वो क्या हो गया, बेंट हो गया। तो डिपेंड अपॉन द फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा मोशन में तो ला ही सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं मोशन से, स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको रेस्ट में ला सकते हैं, और उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, और भी सारे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट है, जैसे शेप चेंज कर दी, साइज चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से। और अभी टाइप ऑफ फोर्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की फोर्स आती है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
जो भी फोर्स लगा रहा है, इफ़ वी आर अप्लाइंग द फोर्स वी हैव टू डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट या इंटरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय द मसल्स ओनली। अब वो मसल्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी। यानी मस्कुलर फोर्स इंटरनल कब बोलेंगे, जैसे कि जो डाइजेशन के टाइम पे जो खाना है हमारे इसोफेगस में मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। इसके अलावा जो हार्ट है वो भी पंप करता है ब्लड को, तो वो फोर्स ही तो लगा रहा है, वो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल मस्कुलर फोर्स की बात करें तो कोई भी, अगर मैं पेंसिल से लिख पा रहा हूँ, इस बुक को फोल्ड कर पा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक्सटर्नल मस्कुलर फोर्स है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आ सकता है एक्सटर्नल मस्कुलर फोर्स का, जो बुलक हैं वो कार्ट को अपने मस्कुलर फोर्स की वजह से ही मोशन में ला पा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन है, मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्टैक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। फ्रिक्शन को बोला जाता है, देखो, द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो हर मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगेगी फ्रिक्शन, ठीक है। और जितनी ज़्यादा रफनेस बढ़ती रहेगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन भी बढ़ती रहेगी, और जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली इंटरेक्शन में नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें पोल्स, आपको पता है एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेट के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि अगर 2 अपोजिट पोल है तो वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर सेम पोल है तो वो हमेशा रिपेल करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को रिपेल करेगा। तो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट वो दूर से ही क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके पास मैग्नेट का अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में जानते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन द अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। मान लो आपके पास एक चार्ज बॉडी है और उसके साथ हमने एक अनचार्ज बॉडी ला दी, तो वो हमेशा क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मान लो आपके पास दोनों ही चार्ज बॉडी है, इस सिचुएशन में डिपेंड करेगा, अगर सेम चार्ज है दोनों पे तो वो रिपेल करते हैं, अगर अपोजिट चार्ज है दोनों पे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप की फोर्स में भी क्या हुआ है, दूसरों को आपस में इंटरेक्ट होने की ज़रूरी नहीं है, वो दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर देते हैं। ये ऐसे टाइप की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है कि चार्ज के ऊपर बेस्ड है, ऑब्जेक्ट पे चार्ज आना चाहिए तब वो एक्शन में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप की फोर्सेस क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स। हमारी यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनको जो आपस में अट्रैक्ट करती हैं वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। ये बुक और ये पेंसिल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन जो ये फोर्स है वो काफ़ी वीक है, आपस में एक दूसरे को इतनी अट्रैक्ट नहीं कर पाती। लेकिन इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन है जो कि हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। जैसे मून हमेशा अर्थ के अराउंड में घूमता रहता है, जो प्लैनेट्स अब सन के अराउंड में घूमते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटी क्या है, मान लो उनमें से एक ऑब्जेक्ट है अर्थ। अगर हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो सारे के सारे वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, या तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी या जस्ट ग्रेविटी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है बेटा, देखो सपोज अगर एक पर्टिकुलर सरफेस पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स एक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर सरफेस पे, इस सिचुएशन में उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, एरिया की पता है मीटर स्क्वायर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर की यूनिट है या तो वो न्यूटन पर मीटर कह सकते हो या उसके कह सकते हो पास्कल। पास्कल का सिंबल क्या होता है, PA, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज़ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है।
इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसे हम प्रेशर नोट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, डेट इज़ द बैरोमीटर। ठीक है, अब हमने क्या बताया, जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होगा, कम। अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जो बैग्स की स्ट्रिप्स होती हैं जो हमें शोल्डर पे टांगते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ब्रॉड की होती हैं। जस्ट बिकॉज अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी हमारे शोल्डर पे। लेकिन मान लो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल थ्रेड होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एरिया कम हो जाता है, एरिया कम तो फोर्स ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके अलावा देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस एंड जो लिक्विड्स हैं, उसमें देखो जो लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि वो कोलाइड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैलून लगा दिया, पानी कम था तो इसमें क्या हुआ, ये कम प्रेशर एक्सर्ट हुआ। लेकिन जैसे ही पानी ज़्यादा बढ़ाया तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ज़्यादा फ्लावट आ गई, तो इससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। आप जैसे ही पानी इसमें ज़्यादा ऐड करते रहेंगे, इसमें प्रेशर और बनता जाएगा। यानी लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आपने क्या किया, बोतल लिया, सब पे होल कर दिया, सेम लेवल पे पानी डाल दिया, अब क्या होगा, सभी होल्स क्या हैं, सेम हाइट पे हैं, इस वजह से सब पे इक्वल प्रेशर लगा, तो पानी का प्रेशर भी इक्वल होगा। लेकिन ऐसे ही मैं डिफरेंट हाइट पे कर दूं तो डिफरेंट हाइट पे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा। तो जितना ज़्यादा वाटर नीचे है, डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा, और जो जितनी डेप्थ पे कम होगा वो उतना ही कम प्रेशर से पानी आएगा। तो यहाँ से और भी ज़्यादा, और जो सबसे नीचे वाला पानी वो सबसे दूर तक जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सिंपल मीनिंग क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, आपको पता है कि जो गैसेस हैं वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उन्हीं से जो प्रेशर बना उसको क्या बोल देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज़्यादा आप हाइयर एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, पहाड़ों पे जाओगे, वहाँ पे गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, गैसेस कम तो प्रेशर भी कम। लेकिन जितना आप सी की तरफ जाओगे, डाउन जाओगे, उतना ही क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा। क्या वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा लग रही है फिर भी हम क्रश क्यों नहीं हो पा रहे। प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज़ ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारी बॉडी जो अंदर से प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और वो बैलेंस बना लेती है इनसाइड और आउटसाइड। तो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन तो कट हो जाता है। अब जैसे सक्शन पंप वगैरह होते हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।